दोस्तों हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज केमिस्ट्री का पार्ट 5 करेंगे। ये सीरीज में दोस्तों मैं आपको वो सारे टॉपिक कराने जा रहा हूं जो आपके सीडीएस एग्जाम के लिए इनफ होंगे। हाँ जी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सीरीज के टॉपिक ढंग से कर जाते हैं तो आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं आराम से। तो आज हम इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों हम आज बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने बात करी थी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारे नीचे हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आज हमें कितने पता हैं, ऑफिशियली कितने नोन है 118, और नेचुरली अकरिंग कितने हैं उनमें से। मतलब ऐसा नहीं है सब नेचर से ही डायरेक्ट मिल गए हमें, हमने कुछ लैब्स के अंदर भी बनाए हैं। नेचुरली हमारे पास है 94 हमें डायरेक्ट नेचर से मिले, बचे हुए हमने कुछ लैब्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए। अब दोस्तों इतने सारे एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास इतनी सारी बुक्स होती हैं, आप बुक शेल्फ्स में अरेंज करते हो, कौन सी साइंस मैथ्स एसएसटी इन सब की अलग अलग जगह पे रखते हो। अगर नहीं रखते तो भाई रखना चाहिए। कपड़ों को आप अपने अरेंज करते हो, टी शर्ट्स अलग, जीन्स अलग, यार ये सब चीज़ें लड़के तो इतना नहीं करते, लड़कियां ज़्यादा करती हैं, बट स्टिल किचन में मम्मी हमारी चीज़ों को अलग अलग अच्छी तरह अरेंज करती है, जिससे आप जाते हो और डायरेक्ट जाती चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को भी अरेंज करना की कोशिश करी साइंटिस्ट ने। तो देखते हैं क्या क्या एफर्ट्स रहे अरेंजमेंट में और आज की डेट में कैसे वो एलिमेंट्स अरेंज्ड। तो सबसे पहला एफर्ट करा डोबेरिनियर ने। ही वॉज एन जर्मन साइंटिस्ट, डोबेरिनियर, स्पेल सही कर रहा हूं मैं, डोबेरिनियर, ठीक है। इन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी सबसे पहले एलिमेंट्स को। अब इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करा, कम मास से लेके ज्यादा मास तक अरेंज करके देखा। तो जब इन्होंने अरेंज करा तो इन्होंने क्या फाइंडिंग मिली कि जब भी हम तीन तीन पेयर इन्होंने ऐसे बना लिए एलिमेंट्स के, 3 पेयर्स, मतलब 3 एलिमेंट्स इन ईच पेयर, 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, सॉरी पेयर तो 2 का होता है, 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप रखे इन्होंने। और क्या बोला कि जो अगर 3 एलिमेंट है मान लो, तो जो पहले और तीसरे की मास का एवरेज है वो मास बीच वाले का होगा। मतलब जो बीच वाले का मास है वो क्या है, इन दोनों के मास का एवरेज। ये उन्होंने फाइंडिंग निकाली अरेंज करके, हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट डाल दिए और इस बेसिस पे डाले। तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट क्या रखा, मास। उन्होंने मास के बेसिस पे क्लासिफाई करा। इंक्रीजिंग मास पे जब उन्होंने अरेंज करा तो उन्होंने ऐसा कुछ पैटर्न मिला और इन्होंने बोला यार ऐसे अरेंज करते हैं सबसे बेस्ट है। बट और इन्होंने इन ग्रुप्स को क्या बोला, ट्रेड्स, कॉल्ड देम ट्रेड्स। तो डोबेरिनियर की ट्रेड्स, तो इसलिए हम बोलते हैं डोबेरिनियर्स ट्रेड्स, 3 एलिमेंट का ग्रुप। अब हुआ क्या, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, ये आज की डेट में तो फॉलो हम करते नहीं। प्रॉब्लम ये आई कि भाई इन्हें ना सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रेड मिले जो इस चीज को फॉलो करते हैं कि भाई बीच वाले का जो मास है वो बचे हुए दोनों के मास के एवरेज के बराबर है। 3 ही ऐसी ट्रेड्स थी, मतलब 9 एलिमेंट तक ही ये चीज फॉलो कर पाए, उसके बाद ये चीज फेल हो रही थी। और दूसरी क्या चीज थी, अभी और भी जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो अभी तो आप 9 तक ही कर पा रहे हो, आगे तो 118 डिस्कवर होने थे फ्यूचर में, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए इनका ये प्लान फेल हो गया। ओनली 3 ट्रेड्स वो पता कर पाए। अब ट्रेड्स फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे इनकी थी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का है 39 और सोडियम का है 23। तो मतलब इन दोनों का अगर एवरेज करोगे आप 46 सम बाय 2 23, तो वो 23 बन रहा है। ऐसी ट्रेड थी। तो एक ट्रेड का एग्जांपल ये हो गया। ठीक है सर, आगे देखते हैं फिर कौन है, किसने, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें एफर्ट्स डाले। वो थे हमारे न्यूलैंड। अब न्यूलैंड सर ने भी यही करा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मासेस में अरेंज करा पहले तो।
बट इन्होंने क्या करा, जैसे डोबिनियर सर ने क्या करा था कि उन्होंने जरूरी नहीं है कि जिसका सबसे कम मास है उसी से स्टार्ट करा, ऐसे बीच में से मासेज उठा लिए, बट थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ। तो इन्होंने तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हाइड्रोजन से स्टार्ट करा, हाइड्रोजन की का 1 है एटॉमिक नंबर और उनका ही मास सबसे कम है, तो वहां से स्टार्ट करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे। तो इन्होंने क्या पाया, इनका भी बेसिस क्या था, मास ही था, एटॉमिक मास के बेस पे कर रहे थे ये क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या पाया कि भाई जब हाइड्रोजन से स्टार्ट करा कि जब मैं ऐसे 8 पेयर लिखता हूं ना, 4 5 6 7 8 पेयर लिखता हूं, तो इन पहले वाले की और 8th वाले की सेम प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। जब मैं ऐसे स्टार्टिंग से लेके 8 पेयर तक बना रहा हूं तो पहले वाले की और लास्ट वाले की सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सेम प्रॉपर्टी निकल को आ रही है। तो इन्होंने इसको अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डाला कि यार ऐसे क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को 8 के पेयर में। और इन्होंने 8 के पेयर को क्या बोला भाई, ऑक्टेट, जो कि हमारे म्यूजिकल ऑक्टेट भी होते हैं, म्यूजिकल ऑक्टेट के नाम पे। म्यूजिकल ऑक्टेट कौन से, सारे गामा पान होते हैं ना, सारे गामा पाधा नी सा, 8 होते हैं वो। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं, सेम यही चीज इंग्लिश में भी होती है। तो 8 म्यूजिकल ऑक्टेट्स के नेम पे इनको नाम दिया ऑक्टेट। हर एक ग्रुप में 8 एलिमेंट डाले पहले, और 8th का केमिकल प्रॉपर्टी सेम निकली। ठीक है सर, अब इनकी क्या प्रॉब्लम हुई, इनकी ये प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने H से तो स्टार्ट करा था और ज्यादा लंबे ये भी नहीं चल पाए, इनका ग्रुप ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। अब कितने तक ही इनका चल पाया, इनका चल पाया बस कैल्शियम तक, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है ना, यहां तक ही ये खींच पाए अपने 8 ऑक्टेट्स। ठीक है, बट इसमें भी यहां तक भी क्या हो रहा था, इन्हें जुगाड़बाजी करनी पड़ी। क्या जुगाड़बाजी करनी पड़ी, एक ही प्लेस पे 2-2 एलिमेंट्स को डाला इन्होंने, काफी जगह पर एक ही प्लेट्स पे 2-2 उनको डाला। और इन्होंने फ्यूचर, वही अगेन सेम चीज, फ्यूचर एलिमेंट्स भी तो आएंगे, फ्यूचर एलिमेंट्स भी तो डिस्कवर होंगे, उनके लिए भी कोई जगह नहीं थी इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर, है ना। अभी सिर्फ कैल्शियम तक आ रहा है, फ्यूचर में एलिमेंट्स तो कहाँ ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत थी। और एक चीज और, इन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे थे वो हाइड्रोजन से लेके जैसे ऑक्सीजन तक इन्होंने करे अरेंज, नहीं हाइड्रोजन से मतलब कैल्शियम तक नहीं, आगे तक करे उन्होंने, थोरियम तक करे, आई थिंक थोरियम तक करे उन्होंने अरेंज। बट उन्होंने क्या नहीं करा, हीलियम को नहीं लिया था, उन्होंने हीलियम को नहीं लिया था, हीलियम उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये ऑक्सीजन का साइन हटा दो, बस इतना याद रखना, हाइड्रोजन से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर तक अरेंज करे थे, हीलियम नहीं था क्योंकि हीलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, कैल्शियम तक एक जगह पे दो डालने पड़े, 2 एलिमेंट्स जुगाड़ करना पड़ा, और क्या था, फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन आए भाई। नेक्स्ट आए मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। मतलब ये सब अभी तक तो क्योस चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहां पे आते हैं मेंडलीव सर, मेंडलीव रशियन, मेंडलीव ये रशियन थे, रशियन केमिस्ट थे। अब इन्होंने कुछ काफी सेंस बनाया और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है आज की डेट में। जो हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स है वो है पीरियोडिक टेबल, इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने ही सारा स्ट्रक्चर दिया उसका, बाद में वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी देखो इंक्रीजिंग मास के बेसिस पे, इन्होंने भी मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, पहली बात। तो अभी तक हम क्या कॉमन देख रहे हैं, सब ना मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, बिल्कुल ठीक। तो मास लिया इन्होंने बेसिस, ठीक है। और इन्होंने एक और बेसिस लिया अरेंजमेंट का, सारे एलिमेंट्स को इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मतलब उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स लिए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी इन्होंने अरेंज करा। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना सबके साथ रिएक्ट हो जाते हैं, पहली बात तो इसलिए ये दोनों लिए। और ऐसा इसलिए करा क्योंकि रिएक्ट करके ये देखना चाह रहे थे, उसी से तो प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, जब किसी से कोई चीज रिएक्ट करती है उससे प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं। तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल गई।
तो उन्होंने दूसरी चीज क्या करी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स लिए सारे एलिमेंट्स के और उनके बेसिस पे भी अरेंज करा। दूसरी चीज ये, तो यहाँ पे मैं दो चीजें कि मेंडलीव सर ने मास के बेसिस पे और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पर अरेंज करा। अब हाइड्राइड और ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन और ऑक्साइड्स ही क्यों लिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये आराम से सबसे रिएक्ट हो जाते हैं, दे आर रिएक्टिव, और हाँ ये रिएक्ट हो जाते हैं काफी है। और उन्होंने क्या बोला, आगे देखते हैं। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी टेबल दी, एक मिनट, ठीक है, उन्होंने अपनी टेबल दी। टेबल में उन्होंने ग्रुप्स और एलिमेंट्स का जिक्र करा। ग्रुप और पीरियड, सॉरी, उन्होंने ग्रुप और पीरियड्स का जिक्र, पीरियड्स, ग्रुप मतलब ऐसे वर्टिकल में ऐसे ग्रुप्स, ऐसी टेबल बनाई इन्होंने, और जिसके अंदर ये वर्टिकल लाइनिंग्स को ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स को पीरियड्स बोला। ठीक है सर, ये भी तो ग्रुप्स और पीरियड्स किसने इंट्रोड्यूस करे थे, वो मेंडलीव सर ने इंट्रोड्यूस करे थे। और क्या उनके फीचर थे उनकी टेबल के, उन्होंने ना गैप छोड़े थे अपनी टेबल के अंदर, मतलब फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह थी, फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और जिसका एक एग्जाम्पल उन्हीं के दौरान आ गया, ऐसा नहीं कि बहुत सालों बाद पता चला कि उनके गैप का फायदा हुआ कि नहीं, उन्हीं के दौरान एक फायदा पता चल गया कि एक नया एलिमेंट इन्वेंट हुआ था, गैलियम उनके प्रेडिक्शन में फिट आ गया। उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और वो इस एरिया में आएंगे, और गैलियम उसी एरिया में सही तरीके से आ गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उस एरिया के हिसाब से मैच कर रही थी। तो जो गैप छोड़े थे वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं और क्या इनका था। इसके बाद कुछ आपकी इनर्ट गैसेस जैसे कि नियॉन, आर्गन, ये भी इन्वेंट हुई बाद में, और ये भी राइट प्लेस पे फिक्स हो गई, राइट प्लेस मिल गई इनकी टेबल के अंदर, इनको भी सही जगह मिल गई इनकी, है ना, और सही जगह पे फिक्स हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है टेबल में फिक्स करने पे। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है कि मेंडलीव सर का टेबल कहीं ना कहीं औरों से बहुत सही था, और कहीं ना कहीं शायद इसी को बेसिस बनाना चाहिए आगे। ठीक है, बट इन ये क्या फाइनल टेबल है? नहीं भाई, इसके भी ड्रॉबैक थे, कुछ ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स हैं भाई? एक ड्रॉबैक जो बहुत बड़ा था वो है आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की प्लेसिंग थोड़ी सी क्या थी, फिशी थी, ठीक है, थोड़ी सी स्केची थी उसकी प्लेसिंग के, यार हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करें, क्योंकि हाइड्रोजन दो जगह फिट हो रहा था। कहाँ फिट हो रहा था? एक तो हाइड्रोजन ना आपका हेलोजन्स से बहुत सिमिलर बन रहा था, क्योंकि टेबल हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा था, सेम जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक साथ ही तो रहना चाहिए ना। तो ये हाइड्रोजन हेलोजन्स जैसा भी था काफी हद तक, और एल्कलाई मेटल जैसा भी बिहेव करता है, एल्कलाई मेटल जैसा भी बिहेव करता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको हेलोजन्स के साथ प्लेस करें या फिर एल्कलाई मेटल्स के साथ प्लेस करें, क्योंकि दोनों जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसकी कोई ढंग से जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा एक और ड्रॉबैक था आइसोटोप्स का। आइसोबार्स हमने पढ़े हैं। आइसोटोप्स की प्लेसिंग नहीं पता चल रही थी कहां पे करें। ठीक है, आइसोटोप्स इन्वेंट हो रहे थे जो नए नए, उनकी प्लेसिंग कहां पे करें भी या कि नहीं, क्या करना है आइसोटोप्स का, ये भी एक ड्रॉबैक था। और क्या हो रहा था, और हम आगे देखते हैं, और क्या हो रहा था कि इन्होंने, मैंने बताया कि एटॉमिक मास के बेसिस पे भी इन्होंने लिए थे। तो इनके टेबल में क्या हो रहा था कि एटॉमिक मास रेगुलर पैटर्न पे इंक्रीज नहीं होते थे, मास रेगुलर पैटर्न पे इंक्रीज नहीं हो रहा था। कभी जैसे इंक्रीज हो रहा है, एक जगह थोड़ा कम हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर कहीं डिक्रीज हो गया, ऐसे थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज भी थी, रेगुलर पैटर्न नहीं था। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे भाई। अब क्या हुआ? ठीक, अब क्या होता है
अब एक और साइंटिस्ट आते हैं फिर इन्हीं की लर्निंग्स को लेकर इन्हीं की लर्निंग्स को लेकर किसकी, आपके मेडलीफ सर की लर्निंग्स को लेकर एक नए साइंटिस्ट आते हैं मार्केट में, कि मैं भी हूं, उनका नाम था मोसोलेव। ये आते हैं और इन्हीं की लर्निंग्स को लेके मॉडिफाई करते हैं कुछ टेबल में, और वो टेबल बनाते हैं जो हम आज तक पढ़ते हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडल जो है ये हम आज तक पढ़ते हैं और यही एक्सेप्टेड मॉडल है आज तक। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता, चेंज हो जाए, बट अभी तक तो यही है। तो ये मोसोलेव सर आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आप अभी तक हमने देखा कि प्रीवियस सारे मॉडल्स में एटॉमिक मास को बेसिस लिया गया, हर जगह एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करा गया। इन्होंने बोला एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर लो, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में बता पाता है एक एलिमेंट की मास से ज्यादा, सॉरी मास नहीं, एटॉमिक नंबर। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, एटॉमिक नंबर सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर इन्होंने सबसे पहली बात रखी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने बोला कि भाई अरेंजमेंट में भी थोड़ी चेंज करो, जो उन्होंने चेंज कर रखा है अभी। जैसे ही इन्होंने एटॉमिक नंबर चेंज करा ना, वैसे ही अरेंजमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज आ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इस तरीके से। अब देखो इस टेबल को, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो कैसे देखना होता है हमें कोई ना बहुत कोई ऐसे नहीं कि हर चीज आपको याद कर लेनी है। हमारा ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग, है ना। उसके सामने से चीजों को आप जब बार बार गुजरने दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यही रिवीजन की पावर होती है कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ याद करनी है वो तो याद करो। अब जैसे कि भाई टेबल के याद करे बिना आप मैथ्स नहीं कर सकते, टेबल तो रटनी ही पड़ती है, बट ये चीजें क्या है, रटनी नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। आपको इस टेबल को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, कुछ चीजें तो बेसिक पता होनी चाहिए रटने वाले सेंस में, जैसे कि भाई लेफ्ट साइड देखो सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, है ना। लेफ्ट साइड मेटल्स हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 1 2 हीलियम, 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इस सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर चल रहा है, ठीक है सर। और हम क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ना एक लाइन है, ये लाइन है और उसके ऊपर ना कुछ अलग कलर्ड के पिंक एलिमेंट है। तो ये सारे ग्रीन वाले तो ज्यादातर मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और येलो वालों में नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो लाइन है ना बीच में ड्रॉ हो रही है, ये एक तरह से सेपरेट कर रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, ठीक है सर। और क्या हो रहा है कि ये जो पिंकिश है, सारे पिंक बॉयज, ठीक है, पिंक कलर पसंद है काफी लड़कों को, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। तो ये मेटलॉइड्स हैं। क्या है ये? मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स आर दोज सब्सटेंस या दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तभी ये पिंक है ना। और बीच में डिवाइडिंग लाइन भी है जो डिवाइड कर रही है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। तो आपको इन सब के नाम देखो पता होने चाहिए, थोड़े ही हैं इसलिए पता होने चाहिए। जैसे क्या हो गया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है, ठीक है, ये सब के नाम आपको पता होने चाहिए। ये टेबल हम लोग ना ये सारी पीडीएफ उसमें शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो, वहां पे सब शेयर हो जाएगा और वहां से पीडीएफ उठा के आप रिवाइज कर सकते हो जो भी क्लास की पीडीएफ है। तो ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए, 6 हैं यहाँ पर, 6 के 6 आपको पता होने चाहिए कि भाई ये मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस टेबल पे ना कुछ ट्रेंड्स हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं कुछ इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे कुछ चल रहा है। तो वो ट्रेंड से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको मतलब काफी नहीं बनते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, तो उनको देखते हैं एक बार क्या है। अब उससे पहले मैंने बताया था कि देखो ये वाले
वर्टिकल्स ग्रुप होते हैं, तो ये क्या हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप नंबर्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने ग्रुप है हमारे पास, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18। अब ये वाले जो हैं हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो ये क्या है, पीरियड्स। तो हमारे पास कितने पीरियड हैं, हमारे पास है टोटल 8 पीरियड, 7 पीरियड्स है, सॉरी 8 नहीं, 7 पीरियड्स है टोटल, टोटल पीरियड्स 7, ठीक है। तो ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मेटलॉइड्स हमने देख लिए। अब तीसरी चीज और इसी टेबल में देखनी है, हेलोजेंस। ये जो 17 ग्रुप नंबर है ना, ये वाले सारे हैं 17 ग्रुप नंबर वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये क्या है भाई, मैं जूम करना पड़ेगा क्या, मतलब जितने भी हैं 17 वाले, ये क्या है, हेलोजेंस है। अब हेलोजेंस क्या होते हैं भाई, हेलोजेंस थोड़े ना रिएक्टिव होते हैं। हेलोजन गैसेस आर दोज विच आर वेरी रिएक्टिव, तो थोड़े रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस बोलते हैं, थोड़ा अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं औरों से, है ना, रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए 17 ग्रुप वालों को हेलोजेंस कहते हैं। लिख लो यहाँ पे जाए, देखो कोई मेरे से ये नहीं कहेगा कल कि सर आपकी पीडीएफ में आपने ये लिख नहीं रखा है, पेपर में आ गया। भाई काफी चीजें मैं नहीं लिख रहा, बोल भी रहा हूं, तभी हमेशा बोलता हूं मेरी वीडियो देखने के बाद या साथ साथ नोट्स बनाते रहो पॉज करके, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, एक जर्नल आइडिया आपको उसका होना चाहिए टेबल का। तो क्या करोगे कि इसको गो थ्रू करोगे 2, 3, 4 बार, कुछ नहीं भाई, सबके एक बार एलिमेंट्स के नाम पढ़ लिए जो जो सुने आज तक, कि ये कहाँ आता है, कौन से उसमें आता है ना, ये सब चीजें। अभी मैं ट्रेंड भी और बताऊंगा तो और आप रिलेट कर पाओगे। तो ये बेसिक हमने देख लिया। तो जर्नल आइडिया ऑफ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अब ये ना ट्रेंड्स हैं आपके, मतलब हम टेबल में ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, सब देखते हैं एक एक करके। एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं, अगर एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं तो जब हम पीरियड जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहां पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, एक बार देख लो, लेफ्ट टू राइट, यहां से यहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, जब इधर ऐसे चल रहे हैं तो क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और हीलियम में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कम होगा, मतलब हाइड्रोजन का एटम छोटा है, हीलियम का थोड़ा उससे बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। ऐसी लिथियम का छोटा होगा और यहाँ पे नियॉन का बड़ा होगा। तो ये चीज, पर जो डाउन द ग्रुप है, अप से डाउन ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बात करूं, हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो यहां पे मान लो पोटेशियम से बड़ा होगा, कोई भी नीचे वाला मान लो, सीजियम है क्या, सब एलिमेंट्स तो मेरे को भी नहीं पता ना, 118 है, तुमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो कोई नहीं, आप लोग जूम कर लेना। तो मान लो पोटेशियम, हाइड्रोजन का छोटा होगा पोटेशियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ना जब हम नीचे जाते हैं तो शेल्स ऐड हो जाते हैं, हमें पता है ना, KLMN शेल्स होते हैं, जैसे ये शेल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, तभी रेडियस भी बढ़ रहा है, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आयोनाइजिंग एनर्जी नहीं पता होने की जरूरत, एडवांस इतना कुछ नहीं जाना, बहुत अलग, ठीक है, आपकी 10th 11th की बात है, 11th 12th की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अगर हम गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव साइन लग जाता है ना, आपने उधार लिया नेगेटिव लग गया, तो कौन एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करता है जिससे उसका नेगेटिव साइन बढ़ता रहता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने गेन करेगा उतना नेगेटिव साइन बढ़ता जाएगा, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखा। तो जब आप ऊपर से अक्रॉस द पीरियड जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी,
ठीक है, और ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब इससे देखो एक चीज और पता चल रही है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब लेफ्ट साइड सारे क्या हैं, अभी मैंने बताऊंगा वैसे आगे, बट देखो अभी बताया है कि लेफ्ट साइड ग्रीन वाले क्या है, मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो लेफ्ट वालों की बता रहे हैं कम होती है, राइट वालों की सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये भी तो है इससे कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये भी तो निकल के आ रहा है इसका मतलब कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को कम लेते हैं, वो देते ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो लेते ज्यादा है। तभी बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है सर, ये भी बात आपकी मान ली। और टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई है, सिंपल सा है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं याद रखना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बस नेगेटिविटी के उल्टा है। कभी पूछ ले कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर पूछ ले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इसके उल्टा है। वाइस वर्सा कर लिख लो यार, मतलब अपने हिसाब से लिख लेना, मतलब ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है, इसके बिल्कुल उल्टा है। या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो, ऐसे करके अपने हिसाब से लिख लेना कि क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ऊपर से नीचे इंक्रीज होगी, इसके बिल्कुल उल्टा। मेटालिक कैरेक्टर, देखो मेटालिक कैरेक्टर सीधी बात है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में मेटल्स हैं, राइट में नॉन मेटल्स हैं, तो डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है सर। अब देखो ज्यादातर चीजें ना, ये भी एक पैटर्न बन रहा है कि अगर लेफ्ट टू राइट कोई चीज बढ़ रही है तो उसका ऑपोजिट ऊपर से नीचे होगा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट समझना जरूरी है। ज्यादातर अभी तक कोई याद रटने वाला नहीं बताया, सारे समझे हुए चीज है। नॉन मेटेलिक आपको पता है कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप इसके उल्टा होगा। डाउन द ग्रुप ये रिमेन्स द सेम है, देखो कुछ चीजें रिमेन द सेम डाउन द ग्रुप। वैलेंसी की अगर हम बात करें, देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी हमें पता होती क्या है, वैलेंसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, बट ये केस सिर्फ मेन ग्रुप के लिए है। मेन ग्रुप कौन से वाले हो गए, ग्रुप नंबर 1 से 2 और ग्रुप नंबर 13 से 18, ये हो गए आपके मेन ग्रुप्स। बीच में जो इनके ग्रुप बचते हैं, या मान लो आप 3 से लेके 12 तक ग्रुप हैं, वो थोड़े वैलेंसी में नटखट हैं। कुछ फॉर्म में अलग वैलेंसी होती है, कहीं थोड़ी डिफरेंट वैलेंसी होती है, डाउन द ग्रुप अलग है, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहे बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रेड। तो इसलिए वैलेंसी वैसे तो जो लिखी है पेपर में आएगा कि भाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, अप टू डाउन रिमेन सेम है, ऐसे ही करना। बट कभी कल को मेन ग्रुप के बारे में आ गया ऐसे डेफिनेशन में कि भाई वैलेंसी सिर्फ मेन ग्रुप की ही होती है, तो आपको हाँ सिर्फ मेन ग्रुप्स की ही होती है। बट जर्नल टर्म आ जाए कि वैलेंसी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हाँ कहोगे हाँ इंक्रीज हो रही है। मेन ग्रुप वगैरह को वहाँ ऑब्जेक्टिव है ना, वहाँ लिख के थोड़ी आओगे कि सर ये मेन ग्रुप के लिए है बस। ठीक है, वैलेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, देखो वैलेंसी में आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि जो कैसे बताऊं, जैसे कि ये है आपका, वैसे तो ये भी बोलते हैं बुक वगैरह में, ये भी लिखा है कि जो ग्रुप नंबर होता है उसी से डिफाइन होती है पूरे ग्रुप की वैलेंसी। मतलब ग्रुप नंबर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा उसी से पूरे ग्रुप की वैलेंसी निकल के आएगी। अब ग्रुप नंबर जैसे कि हो गया, फॉर एग्जांपल मेन ग्रुप की बात करूं, जुकाम भी हो रहा है आज, 13 है, इस ग्रुप का नंबर 13 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 10 और 3 13, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3। तो बोरॉन है, अब बोरॉन कितना है 4 और 5 एटॉम, 5 एस का इलेक्ट्रॉनिक, 5 एस का 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एटॉमिक नंबर 5 एस का, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 चाहिए ना इसे,
तो वैलेंसी 3 हो गई, और इसकी कितनी हो गई, ये 3 दे देगा, इसकी भी 3 हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्रुप नंबर और उसके अंदर जितने भी एटम है, वो एलिमेंट्स है, उनकी वैलेंसी, ग्रुप की नंबर की वैलेंसी और उसकी मैच करती है। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में सबके सेम होते हैं। अब बोरॉन के 5 है तो एल्यूमिनियम 13 है, तो उसके देखते हैं 2, 8, 10, 3, मतलब वैलेंसी सबकी सेम होती है ग्रुप में। देखो 3, इसकी 3। तो ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, ये चीज ध्यान रखना। ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी सेम होती है, ग्रुप नंबर से भी डिपेंड करता है क्या, ठीक है। तो वैलेंसी मेन ग्रुप्स की ही देखी, मेन ग्रुप में ही पैटर्न फॉलो करता है बस, और अदर देन दैट पैटर्न फॉलो नहीं होता। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, ग्रुप के अंदर सेम रहती है। और क्या है भाई, अगर वैलेंसी सेम है ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, एक चीज और होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम होंगी उन सबकी। केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा है किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पे डिपेंड करती है ज्यादातर। किसकी कितनी वैलेंसी है, कितने नंबर ऑफ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उतनी वैलेंसी होती है। तो अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंसी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो ये चीज याद रखना, सेम ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम ग्रुप, ठीक है। अगर एक ग्रुप के आदमी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी देखा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, इसके ग्रुप नंबर की भी वैलेंसी 3 है, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की। रिएक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कितना रिएक्टिव है। मेटल्स की लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, और उसका उल्टा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, कि कौन कितना रिएक्टिव है। नॉन मेटल्स की उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मतलब मेटल्स का अलग चलेगा, नॉन मेटल्स का अलग चल रहा है, ठीक है। सिंपल चीज है, कौन कितना रिएक्टिव है, कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तभी ऊपर से नीचे तक आओगे तो डिक्रीज होती रहेगी। शील्ड इफेक्ट वगैरह कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपके कुछ ट्रेंड्स थे जो आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं ट्रेंड को थोड़ा ध्यान रख के रिवाइज करो। ऐसे देख देख के ट्रेंड उठाया एक, फिर यहाँ देखो अच्छा लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगा, ऐसे हो रहा है क्या, चेक करो उसके अंदर कोई भी एग्जांपल उठा के कि भाई इंक्रीज हो भी रही है वैलेंसी या फिर डिक्रीज हो भी रहा है एटॉमिक मास। चलो मास तो आप नहीं देख सकते, मास नहीं सॉरी एटॉमिक रेडियस देख सकते हो। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीजें खुद चेक करो, इसको ऑब्जर्व करो, एक बार पढ़ो, पढ़ के देखो कौन कौन से हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना नहीं, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक चीज और, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। जो एटम होते हैं लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो एटम है उनको वो इलेक्ट्रॉन्स आराम से लूज करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ रही है ये, क्योंकि क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इंक्रीजेस। क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इंक्रीजिंग। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा नंबर के न्यूक्लियस उनको होल्ड नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो कभी कल को छोड़ना पड़ा तो आराम से छोड़ सकते हैं। तो वही है कि लेफ्ट टू राइट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम इजी, ठीक है। और क्या होता है लेफ्ट टू राइट, ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्साइड एसिडिक होंगे। और क्यों भाई, हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसीलिए ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होंगे। ये सारी आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीजें गिवन है, तो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता पूछ लिया, वहां ट्रिक हो जाते हैं ना पेपर में, है तो सिंपल चीज है, कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए पता हो तो बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट टू राइट आपके एटम्स इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करने
करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जल्दी से लूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है करते हैं, बट एबिलिटी बढ़ जाती है लूज करने की। और ऑक्साइड्स एसिडिक होते चले जाते हैं, जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे, क्योंकि नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनफ एक्सप्लेनेशन है ये, है ना। और अब दोस्तों यहाँ पे हम ये वाली क्लास अपनी खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।